नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। चाइना, ईरान और इज़राइल और यूएस के बीच में कूद गया है। ये खबर बड़े बड़े समाचार पत्र भी चला रहे हैं, तो इसलिए आप इसको किसी तरह की कंस्पिरेसी थियरी मत मानिएगा। इस बात में बहुत दम है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो एससीओ की मीटिंग आज पूरी हुई। एससीओ की मीटिंग में आपको पता है कि ज्वाइंट कम्युनिके भी नहीं इशू हो पाया, क्योंकि चाइना ने षड्यंत्र किया था पाकिस्तान के साथ मिलकर। दोनों ही सदस्य हैं, पाकिस्तान भी और भारत भी, दोनों ही एससीओ के सदस्य हैं। और उन्होंने मिलकर षड्यंत्र किया था कि ज्वाइंट कम्युनिके में पहलगाम का नाम गायब कर दें और बलूचिस्तान का नाम ले आएँ। तो भारत ने कम्युनिके पे साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये तो बात है एक एससीओ की, जो कि एक नॉर्मल टाइप का समिट है, उससे कोई ख़ास बात नहीं बनती। लेकिन इस समिट में ईरान भी पहुंचा हुआ था। ईरान से की तरफ से भी ये चूँकि डिफेंस मिनिस्टर्स का ही समिट था, तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचे हुए थे। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अज़ीज़ नसीरज़ादे, तो अज़ीज़ नसीरज़ादे न केवल चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं, वो और भी बड़े लोगों से मिले हैं वहाँ पर। और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमको इज़राइल के साथ में और यूएस के साथ में जो हमारा ये युद्ध हुआ है, इसमें हमें सहायता की आवश्यकता है। और चीन ने इसके ऊपर सहमति दे दी है, ऐसा विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। यानी चीन जो है वो अब खुलकर ईरान के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। अब ईरान को वो क्या क्या देगा, इसके बारे में भी बात हुई है। और इसके बारे में भी विश्वस्त सूत्रों का काफ़ी कुछ बताना है। आपको पता है कि रूस पहले ही कह चुका है कि हम सहायता करेंगे ईरान की। तो अब तो भाई ऐसा लगता है कि ये कहीं विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि चीन के खुले रूप से ईरान के साथ आ जाना ये एक बड़ी बात है। ये इस पूरे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा मोड़ है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मोड़ है। सबसे बड़ा मोड़ इसलिए है कि चीन अभी तक जो था वो चुपचाप बैठा हुआ था। और ये आप बताएं कि चाइना ने रोल प्ले किया था भारत वर्सेस पाकिस्तान में भी, लेकिन ऊपर जो है वो बिल्कुल कभी कुछ नहीं बोला। ऊपर यही कहता रहा कि भाई दोनों लोगों को अपने जो मसले हैं वो सुलझा लेने चाहिए और आपस में समझौता कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें कहता रहा। लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है, पाकिस्तान ने स्वयं कन्फर्म कर दिया है कि उसको चाइना से इंटेल सपोर्ट मिली थी। अब ये तो भारत भी कह रहा था कि भाई चाइना ने इनको इंटेल सपोर्ट दी है। तो चाइना ने अगर इनको इंटेल सपोर्ट दी है तो फिर चाइना के भी जो इंटेलिजेंस हब्स हैं या जो और कोई इंटेलिजेंस टारगेट्स हैं भारत के लिए, तो उनको भी निपटाना जो है वो भारत के लिए एक बिल्कुल एक विजिबल और लेजिटिमेट टारगेट हो गया है। अब जानकारी यह आ रही है कि भाई जिन चीज़ों पर सहमति हुई है ईरान की और चाइना की, देखिए ईरान और चाइना के बीच में रेलवे लाइन बन चुकी है। तो चाइना जो है वो कुछ भी साजो सामान इस रेलवे लाइन के ज़रिए ईरान भेज सकता है। और ये रेलवे लाइन चलती है उरुमची, जो कि उनका जो सिंकियांग और जिंगजियांग जिसको बोलते हैं वो, तो वो जो सिंकियांग क्षेत्र है उसकी राजधानी है उरुमची। वो उरुमची से अलमाटी से आपके ताशकंद से समरकंद से होते हुए अशखाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, और अशखाबाद से होते हुए बीच में दूसरा रास्ता जो है काशगर के लिए, वो होके जाता है आपकी बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। और इस रेलवे लाइन के कारण आप ये देखेंगे कि ईरान और चाइना के रिश्ते जो हैं वो बहुत ही करीब आ गए हैं। इस रेलवे लाइन के ज़रिए ईरान से चाइना जो सीधा जो तेल का परिवहन है वो भी होना कुछ दिनों में आरंभ हो जाएगा, क्योंकि तेहरान तक वैसे भी उनकी जो ऑयल पाइपलाइन है वो आती है, क्योंकि तेहरान को सप्लाई करना ही होता है। और उस ऑयल पाइपलाइन से एक टर्मिनल बनाना है उनको। उस टर्मिनल से सारा का सारा जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन है वो अब
हरमुज़ या हॉर्मुज़, जिसको स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बोलते हैं, तो वो हॉर्मुज़ के माध्यम से ना होके सीधे ये चाइना के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन आरंभ होने वाला है। 15-20 दिन लगेंगे ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचते हुए, और लेकिन 15-20 दिन ठीक है, कोई बात नहीं है। 15-20 दिन इसलिए लंबी बात नहीं है क्योंकि कोई शिप भी जाता है तो उसको भी इतना ही समय लगता है। ये सुविधा पहले से है, और इसलिए जो मिसाइल्स इत्यादि जो भेजी जानी हैं वो भेजी जा सकती हैं। वो आपके शिप्स के माध्यम से भी जा सकती हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से भी जा सकती हैं। लेकिन एक ट्रांसपोर्टर मान लीजिए कोई 70 टन की जिसकी कैपेसिटी है, वो एक आधी मिसाइल्स ही ले जा पाएगा, या फिर ये जो सारे जो जितनी भी मिसाइल्स वगैरह जाएंगी ये नॉकडाउन कंडीशन में जाएंगी। ये नॉकडाउन कंडीशन में जाके इनकी असेंबली जो है वो होगी जाके ईरान के अंदर। तो ये एक प्रॉमिस जो है वो चाइना ने ईरान को दे दी है। चाइना और ईरान की जो नज़दीकी है वो चाइना और पाकिस्तान की नज़दीकी से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से चाइना को कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान चाइना के लिए केवल एक कंज्यूमर और केवल एक टारगेट फॉर एक्सपोर्ट्स है, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वहाँ से उसको गधे और कुत्ते यही मिलते हैं इंपोर्ट में। कोई भी इस तरह का साजो सामान जैसा कि ऑयल है, जो तेहरान उनको ऑयल सप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ भी आपको उनको इस्लामाबाद से नहीं मिलता। इसलिए उनकी जो नज़दीकी है ईरान से वो बिल्कुल स्ट्रेटिजिक है। पाकिस्तान तो केवल वो यूज़ करते हैं। अब इससे जो है यूएस और इजराइल के कान खड़े हो गए हैं, और मैं निश्चित रूप से सोच रहा हूँ कि हमारे ट्रंप बाबू जो हैं वो कुछ ना कुछ रिएक्शन अवश्य देंगे। पहले तो वो नेटो से बाहर जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब अभी नेटो का जो समिट हुआ है, उस नेटो के समिट में उनकी जो बुलिंग टैक्टिक्स थी उसके कारण नेटो के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उन्होंने सबने अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जो डिफेंस बजट है वो ये मान लिया है कि भाई उनका डिफेंस बजट जो है उनके 5% ऑफ जीडीपी होगा, और वो जो नेटो को जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ाएंगे। तो इसलिए तो ट्रंप बाबू जो हैं वो अब वापस प्रो नेटो हो गए हैं, वापस प्रो नेटो हो गए हैं, और वापस सुना है कि प्रो यूक्रेन भी हो गए हैं। वो डेली अपना स्टैंड बदलते हैं, इसलिए कुछ पता नहीं चलता कि कहीं कितने दिन वो उस पर टिके रहेंगे। लेकिन हाँ, ये कार्यक्रम उनका हो गया है। तो इस कार्यक्रम के होने के बाद में फिर आगे वो क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम शीघ्र ही उनसे जो है वो चाइना के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट सुन सकते हैं। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो पब्लिश हो उसके पहले वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे चुके हों। तो क्या इससे विश्व युद्ध का खतरा पड़ता है? नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन ने ये कहा है कि तुम ईरान से संपर्क कर लो और तुम उनको न्यूक्लियर वेपन्स भी दे दो। अब अभी जो इन्होंने कार्रवाई की है उसमें न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरह से तो इन्होंने ख़त्म किए नहीं है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो एनरिच्ड यूरेनियम जो है ईरान का वो पूरा का पूरा सेफ़ है। अब उस एनरिच्ड यूरेनियम को कह रहे हैं कि साहब हम आपको नहीं होने देंगे, लेकिन इसमें भी मुझे पता चला है, सूत्रों ने बताया है कि ये सौदा हुआ है चाइना और ईरान के बीच में कि ऐसा कीजिए कि आपका जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमको भेज दीजिए, हम उसको वेपन ग्रेड यूरेनियम बना के और आपको वापस भेज देंगे, और आप उसका जो पेमेंट है वो ऑयल से कर दीजिएगा। अब ये तो बड़ी गंभीर बात है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यूएस और इजराइल की जितनी भी वो पॉलिसी थी ईरान को निहत्था करने की, ईरान का न्यूक्लियराइजेशन करने की, उसमें तो चाइना बीच में आ गया है। अब ये चाइना के बीच में आने के बाद अब यूएस क्या करेगा या इजराइल क्या करेगा? इजराइल की समस्या ये है कि ट्रंप बाबू जो हैं वो अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में जो एक्चुअल जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा नहीं होने दे रहे हैं। जो एक्चुअल वॉर ऑब्जेक्टिव इसराइल का था वो ये था कि भाई पूरा का पूरा जो इनका एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक है उसको ख़त्म कर दिया जाए।
अब उसको इन्होंने छोड़ दिया, कुएं कोलंग पे हमला ही नहीं किया। वो इसलिए छोड़ दिया, बताते हैं, कहते हैं कि साहब कि इससे रेडिएशन होगा तो फिर हमारा जो उससे पब्लिक अफेक्ट होगी तो हमारा जो रिजीम चेंज का जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो अफेक्ट हो जाएगा। अब रिजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव इसराइल का भी है, रिजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव जी आपका यूएस का भी है, और रिजीम चेंज को रोकना ये चाइना और रशिया दोनों का ऑब्जेक्टिव है। तो भाई यहाँ तो बड़ी भारी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये जो ईरान इसराइल वॉर अब आपने देखा है ये इसका केवल पहला संस्करण था, और शीघ्र ही आप इसका दूसरा संस्करण देखेंगे। और जब दूसरा संस्करण होगा, और यदि शीघ्र नहीं हुआ वो, क्योंकि अभी तो रशिया को और चाइना को तैयारी करने में समय लगेगा, लेकिन अगर शीघ्रता से कोई एक्शन इसराइल और यूएस दोबारा ले लेते हैं तब तो वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके लिए रिजीम चेंज जो है वो अत्यंत आवश्यक हो गया है। रिजीम चेंज नहीं होगा तो रशिया और चाइना और ईरान तीनों एक साथ मिल के इसराइल और यूएस के लिए भयंकर समस्या पैदा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।